बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 4 जो है ये वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें हम वर्क से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे और एनर्जी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, वर्क को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वर्क अमूमन ये समझा जाता है कि अगर कोई बंदा जो है वो बैठ के काम कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है, या अगर एक बंदे ने किसी वॉल को पुश करना शुरू किया है तो दैट मीन्स कि वो वर्क कर रहा है। लेकिन फिज़िक्स की ज़ुबान में वर्क तब होता है जब आप किसी चीज़ पे कोई फोर्स एक्सर्ट करें और उस फोर्स की डायरेक्शन में जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को आप बोलेंगे वर्क। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा बैठ के काम कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी या अपनी फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स वो वर्क नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बंदा जो है वो वॉल को पुश करता है, यानी वॉल को धक्का लगाता है, तो वॉल जो है अपनी ही जगह पे स्टेबल रहेगी, वो वहाँ से हिलेगी नहीं। तो इसका मतलब जिस चीज़ पे वो फोर्स लगा रहा है उस चीज़ ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स यहाँ पे वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आए वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क की जो डेफिनेशन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क जो है ये प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का और फोर्स के उस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। इसको आप बोलेंगे वर्क। वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली आप वर्क को लिखेंगे फोर्स एफ डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एफ भी एक वेक्टर है और डी भी एक वेक्टर है, लेकिन जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब जिस तरह से हमने कहा डेफिनेशन में कि जो है वर्क ये प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स के कंपोनेंट का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी ज़रा एलेबोरेशन यहाँ से आप देखें। अगर ये आपके पास कोई एक कार्ट है या एक छकड़ा है जिसको ये कोई एक डोरी बंधी हुई है जिसको आप खींच रहे हैं इसके थ्रू, तो ये जो कार्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फोर्स लग रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यानी ये एक एंगल बना रहा है थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स वाली लाइन। तो इस वक्त जो है अगर आप फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ साइन थीटा और ये होगा एफ कॉस थीटा। जो एफ कॉस थीटा है ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वर्क होगा इस कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और इस डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स कि आप लिख सकते हैं एफ डॉट डी को एफ कॉस थीटा इंटू डी या फिर एफ डी कॉस थीटा। तो ये जो है वर्क की मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में और ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म होगी। अच्छा जी, यहाँ हेयर एफ कॉस थीटा इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे एफ कॉस थीटा जो है इसी फोर्स का कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ये तो हो गई वर्क की डेफिनेशन। अब वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? वर्क के यूनिट होते हैं जाउल, और 1 जाउल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। वर्क का यूनिट हो गया अगर जाउल, तो यहाँ इस साइड पे है एक फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका मतलब है जाउल किसके इक्वल होगा, न्यूटन मीटर के। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो टॉपिक के एंड पे मैंने आपको बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। अब जो वर्क है इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या एंगल बन रहा होगा, तो वर्क कितना होगा। 3 तरह के केसेस को हम डिस्कस करेंगे। वर्क पॉजिटिव होगा जब एंगल थीटा 90 डिग्री से कम होगा। इसको अगर आप यूँ करके देखें, वर्क आपने एंगल थीटा लेना 90 डिग्री से कम, यानी 0 डिग्री ले लें अगर आप, तो 0 90 से कम है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्रीज हो जाएगा, और कॉज 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है वर्क क्या आ गया, मैक्सिमम, और साथ में ये पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स कि जब वर्क जो है, जब थीटा जो है लेस देन 90 डिग्रीज होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क इज़ 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इधर इसको भी करके देख लिया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज 90 डिग्री, तो कॉज 90 क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स वर्क क्या होगा, 0 मिनिमम। तो इस सिचुएशन में जब
फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तब वर्क क्या होगा, 0 होगा। वर्क इज़ नेगेटिव व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्क जो है ये नेगेटिव होगा जब एंगल 180 डिग्री होगा। ये किस तरह होगा, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देखें। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। कॉज 180 डिग्री क्या है, -1 होता है, तो उसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -FD। यहाँ पे वर्क क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो वर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव वर्क की। व्हेन अ बॉडी इज़ लिफ्टेड अपवर्ड्स, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ आप उठा रहे होंगे, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा होगा, तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस तरह, उस वक्त जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। फोर्स उस वक्त डाउनवर्ड लग रही होती है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर हो रहा होता है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरी एग्जाम्पल है जी, व्हेन अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो रोड पे अगर आप एक गाड़ी जो है वो चल रही है, तो गाड़ी इसका मतलब है फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रही होती है। या गाड़ी, जब आप एक गाड़ी चल रही है उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त जो गाड़ी है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रही होती है, तो उस वक्त भी जो वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव। स्पेशल केसेस आपने देख लिए। अब आपने वर्क का ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप बनाएंगे एफ और डी के बीच में, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, यानी एफ कॉस थीटा और डी के बीच में। तो आपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पे आप लेंगे फोर्स को। तो जब फोर्स होगी कांस्टेंट, हमारे टॉपिक का नाम ही है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो जब फोर्स हमारी कांस्टेंट होगी तो उस वक्त क्या होगा, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एफ एंड डी। डी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। इन दिस केस फोर्स इज कांस्टेंट, सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इस केस में जब जो है फोर्स कांस्टेंट होगी उस वक्त ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा वर्क को शो कर रहा है। जब फोर्स कांस्टेंट होगी और आपने फोर्स को लेना है अलोंग वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट को लेना अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पे एक बात ये भी आपने माइंड में रखनी है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तब ये वाला जो ग्राफ है बनेगा स्ट्रेट लाइन वाला। यानी जब फोर्स कांस्टेंट होगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तब आपके पास ये वाला ग्राफ आएगा। अच्छा, when force is not in the direction of displacement, the graph is plotted between f cos theta and d. अब स्टूडेंट्स, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट ना कर रहे हों, जैसे इस छकड़े की एग्जांपल लें, फोर्स इस तरफ को लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हो रहा था, तो इसका मतलब है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बनेगा। तब हमने क्या किया था, फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके इसका वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। तो अगर इस केस के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी एफ कॉस थीटा लेंगे। तो यहाँ हमने अब दो ग्राफ सीखे हैं। जब फोर्स कांस्टेंट होगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तब आप ग्राफ बनाएंगे बिटवीन डी और यहाँ आप क्या लेंगे, एफ। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में अमल ना कर रहे होंगे तब आपने क्या करना है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा वो आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, यानी एफ कॉस थीटा लेंगे आप। अच्छा जी, यूनिट्स को वंस अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर विच इज़ नॉन एज जाउल, यानी कि वर्क जो होता है इसका यूनिट होता है जाउल और जाउल इक्वल है न्यूटन मीटर के। अब हम नेक्स्ट 1 जाउल को भी डिफाइन करेंगे। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टेड अपॉन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और इसको 1 मीटर के डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में द वर्क डन विल बी 1 जाउल। तो उस वक्त वर्क डन जो होगा वो 1 जाउल होगा। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे और उसी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर यानी 1 जाउल के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपने वर्क की डायमेंशन निकाल लेनी है। वर्क की डायमेंशन होगी, अब पहले आप वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ डी, एफ इज इक्वल टू MA, डी की जगह डी ही आ गया क्योंकि इसके डायरेक्ट आपने लिखने हैं
डायमेंशन। अब मास की डायमेंशन m होगी, एक्सेलरेशन की LT-2 होगी, d डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ है तो इसकी डायमेंशन है कैपिटल L, तो mL²T-2 होगी, mL²T-2। तो वर्क के आपके पास जो है डायमेंशन वो आ गए mL²T-2। तो ये सारा हमारा टॉपिक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी जब किसी कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगेगी तो वर्क क्या होगा। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक नंबर 4.2 वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। पहला जो टॉपिक था वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसमें आप लेते थे W = FD cos ऑफ थीटा, डायरेक्ट आप उसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें एक्ट करने वाली फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना रहे बल्कि वेरिएबल हो, तो आपने किस तरह से वर्क डन को कैलकुलेट करना है। In many cases, the force is not constant during the process of doing work. For example, in shooting of a rocket, as the rocket moves away from the earth, the force of gravity varies as the inverse square of the distance from the earth's center. जब आप एक रॉकेट को शूट करते हैं तो क्या होगा कि वो रॉकेट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, और जैसे जैसे वो बुलंदी पे जाता जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो वेरी करती जाएगी, यानी इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही एक्ट कर रही होती है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती जाए क्योंकि रॉकेट की हाइट बढ़ती जाती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होती जाएगी। इसका मतलब है कि वर्क जो है वो अंडर कांस्टेंट फोर्स नहीं हो रहा बल्कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। तो उस केस में जो है आप वर्क किस तरह कैलकुलेट करेंगे। उस केस में आप क्या करेंगे, आपने कंसिडर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इन XY प्लेन अलोंग द पाथ AB। ये कोई एक पाथ है जिसके अलोंग एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, पाथ है AB। अब द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू n स्मॉल इंटरवल्स। अब इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ जो मूव किया ये अंडर वेरिएबल फोर्स मूव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके पाथ को स्मॉल पैचेस में इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे यूँ इस तरह, और इस तरह डिवाइड करेंगे हर इंटरवल के अंदर फोर्स की जो है अमाउंट वो रहे कांस्टेंट। तो इसका मतलब है इतने से इतने इंटरवल के दौरान फोर्स कांस्टेंट रहेगी, इसके अक्रॉस आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट रहेगी, आप इतना वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी हर इंटरवल के दौरान फोर्स कांस्टेंट रहेगी और आप वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। The path has been divided into n small intervals. Along each interval, the force remains constant. हर इंटरवल के अलोंग फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, पहले इंटरवल के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करें तो W1 = F1। अब आपने क्या करना है, हर इंटरवल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है और एंड पे सारे को सब इंटरवल्स के लिए कैलकुलेटेड वर्क को ऐड कर देना है ताकि आप टोटल वर्क डन निकाल सकें। तो फर्स्ट इंटरवल के क्रॉस जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो W1 = F1 डेल्टा D1। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा D1 है और फोर्स क्या है, F1 है। अब डॉट को अगर आप ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा, F1 cos θ1, क्योंकि थीटा क्या बन रहा है यहाँ पे 1 बन रहा है, डेल्टा D1। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड इंटरवल के लिए होगा W2 होगा F2 डेल्टा D2। इसको अगर आप ओपन करें F2 cos θ2 डेल्टा D2। बिल्कुल इसी तरह आप हर इंटरवल के लिए वर्क कैलकुलेट करें अप टू nth इंटरवल। अब आपने nth इंटरवल के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है WN, दैट इज़ इक्वल टू FN डॉट DN। तो FN क्या होगा, अब आपने जब इस डॉट को ख़त्म करना है तो हो जाएगा FN cos θ एंड डेल्टा DN। अब आपने हर इंटरवल के अलॉन्ग जो है वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब सारे वर्क्स को ऐड करें ताकि आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकें। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, W1 + W2 + W अप टू WN। W1 की वैल्यू पुट की, W2 की पुट की, अप टू सो ऑन WN की वैल्यू पुट कर दी। सबको जब आपने ऐड किया तो W टोटल जो है, इस सारे फैक्टर को आप इकट्ठा करके अगर लिखें आप तो आप इसके ऊपर समेशन लगाते हैं और समेशन स्टार्ट होती है I = 1 अप टू N। यानी आपने फर्स्ट इंटरवल से लेके nth इंटरवल तक यहाँ जो है सारे वर्क डन्स को ऐड कर दिया है। और आप क्या करेंगे, फोर्स के साथ भी सबस्क्रिप्ट में I लगा देंगे, cos θ के साथ भी I लगा देंगे, डेल्टा D के साथ भी I लगा देंगे। अब जो I है वो 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है। किसी भी एक इंटरवल के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है उसकी जगह I की जगह वो इंटरवल पुट कर दें। अगर आपने 5th के लिए कैलकुलेट करना है F cos θ 5, यहाँ F5 होगा, cos θ 5 डेल्टा D 5।
बिल्कुल इसी तरह सारे इंटरवल्स के लिए कैलकुलेट करके एंड पे की समेशन का मतलब होता है ऐड हो रही हैं ये सारी टर्म्स, इसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगी वो सारी ऐड हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क है ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में। इस फॉर्म में करके आपने निकाल लिया टोटल वर्क। अब आप का टॉपिक था फोर्स जब वेरिएबल होगी तब आपने कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वो सारा आपने कवर कर लिया कि जब फोर्स वेरिएबल होगी तो आप क्या करेंगे, वर्क को इसके इंटरवल्स में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को इसके इंटरवल्स में आप डिवाइड करेंगे और हर इंटरवल के अक्रॉस आपने वर्क कैलकुलेट किया और एंड पे आपने समेशन लगा के टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब जिस तरह अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी कि ग्राफ पे आप किस तरह से वर्क कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह अब हम ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ वर्क करेंगे। अब चूंकि हमारा पाथ जो है वो इस तरह का था और फोर्स भी जो थी वो वेरिएबल थी, हमने क्या करना है, पाथ को इसी तरह किया, एक्स एक्सिस पे आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने एफ कॉस थीटा ले लिया। अब आपने क्या करना है, हर पाथ को इसके आपने इस टोटल पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया। पहला इंटरवल डेल्टा D1, दूसरा डेल्टा D2 अप टू डेल्टा DN, आपने इसको कर लिया। ये बन गया आपके पास एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के क्रॉस जब आपने वर्क कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, डेल्टा D को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एफ कॉस थीटा के साथ, तो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह हर ट्रायंगल के अक्रॉस, सॉरी हर रेक्टेंगल, ये सारी क्या है रेक्टेंगल्स हैं, इसी तरह हर रेक्टेंगल के अक्रॉस वर्क जो है कैलकुलेट करके एंड पे सारी रेक्टेंगल्स के अक्रॉस कैलकुलेटेड वर्क को आप ऐड करेंगे और वो निकल आएगा टोटल वर्क। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस ग्राफ में टोटल वर्क निकालने के लिए, आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू n, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इस ग्राफ में आप टोटल वर्क जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि जो वर्क है, जो फोर्स है बिल्कुल कांस्टेंट रहे, तो आप क्या करेंगे, इन इंटरवल्स को बहुत बहुत स्मॉल रखेंगे ताकि फोर्स जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, बिल्कुल वेरी ना करे। यानी ये जो इतना इंटरवल है ये बहुत स्मॉल रखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0 आप रखेंगे। If displacement is divided into very small intervals so that delta D approaches to 0, then we can obtain the exact result for the work done. Then आप जो है exact result जो है work done के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस फार्मूला था उसके ऊपर लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा D अप्रोचेस टू 0 है। अब इस टोटल जो हमारा पाथ था उसको हमने इतने स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है कि फोर्स के वेरी करने का कोई चांस ही नहीं है। तो उस वक्त जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह आप ग्राफ बना के पूरा एरिया शेड कर देंगे और फार्मूला जो है आप ये वाला यूज़ करेंगे। लिमिट लगानी है डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, समेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स।